ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, इजी भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे ज्यादा टफ है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था, मतलब कर सकते थे। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। हाँ, बोल दिया करो, मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, आप बोल दिया करो। सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है, ब्लॉक इतने 15 मीटर तक जब हम लोगों ने उस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया तो फोर्स 200 न्यूटन लगा। तो सीधा सीधा वर्क डन निकाल सकते हैं 15 मीटर के लिए, 200 इंटू 15। तो ये मेरा वर्क डन पहला आ गया, यानी 3000 जूल, ये पहला वर्क डन है। बट अब क्या कह रहा है कि 15 मीटर के बाद क्या होने लगा, वो थकने लगा और जो फोर्स है वो रिड्यूस होने लगा। ठीक है, जो फोर्स है वो लीनियरली डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियरली अप टू ए डिस्टेंस 100 न्यूटन, मतलब 200 से सीधा, मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बना होगा, 200 से सीधा 100 न्यूटन पे आ गया। ये मेरा 200 न्यूटन का फोर्स रहा होगा और ये 100 न्यूटन का। और 100 न्यूटन पे कितना डिस्टेंस चला, टोटल 30 मीटर। मतलब यहाँ तक मेरा 15 मीटर हुआ होगा और ये मेरा 30 मीटर। तो अब वर्क डन निकालो, मतलब हमने आधा तो निकाल लिया, 0 से 15, 15 से 30 के लिए निकालना है। तो हमारे पास वर्क डन सेकेंड निकालना है। तो मेरे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो है मेरे पास कितना, 15 मीटर। अब फोर्स देखो लीनियरली डिक्रीज हुआ है, 200 से 100 पहुंच गया। अब लीनियरली के लिए अब मुझे फोर्स चाहिए। अब ये वाला फोर्स कैसे निकालें? मैम एवरेज निकालेंगे। हाँ, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कर लो। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स आ जाएगा 300/2, करेक्ट, यस इंटू मैम। 15। तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, 150 इंटू 15। तो इसको सॉल्व कर लेना और ये दोनों वर्क डन ऐड करके यू विल गेट योर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे में जब फोर्स लीनियरली कोई भी चीज, फोर्स नहीं, कोई भी चीज अगर लीनियरली चेंज होती है तो हम उसका एवरेज ले सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो आपके पास एक बैटरी है जिसकी लेंथ एल गिवन है, बनी हुई है एक थिन सिलेंड्रिकल बार ऑफ रेडियस ए एंड एक कॉन्सेंट्रिक थिन सिलेंड्रिकल शेल, मतलब ये रेडियस ए है जिससे सिलेंडर बना हुआ है, ऊपर से एक शेल है जिसका रेडियस बी है। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल्म। हाँ, स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है मैम, बड़ी कर दो। अगर ये बड़ी कर दूंगी ना तो ठीक है, ठीक है। यस मैम, अब ठीक है। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है, अब ए से लेके बी के बीच में इलेक्ट्रोलाइट फिल है, उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी रो है, डेंस रेजिस्टिविटी रो दी हुई है, उसके बीच में हमारे पास रेजिस्टिविटी फिल है। क्या पूछा है, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर। अब इस बैटरी को किसी आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा जाता है, तो पूछा है मैक्सिमम जूल हीटिंग, यानी मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर कब होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हाँ, तो एक्सटर्नल पावर अगर इंटरनल पावर के बराबर हम लोग कर दें तो हमारी पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे पावर का। तो पावर का फॉर्म क्या है, पावर जो है जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू वी आई। अब वोल्टेज ईएम, इसको वी को भी आई की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आई स्क्वायर, सॉरी वी आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, आई को लिखो आई वी इक्वल्स टू आई आर, और आई क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। दिस इज वी स्क्वायर बाय आर, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो पावर को देखो कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास आर। तो ये क्या हो गया, आर प्लस आर, ईएमएफ मेरी वोल्टेज थी, तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर इंटू, ये हो गया ना वी बाय आर इंटू आर, इस तरीके से।
वी स्केयर बाय आर स्केयर, तो ये वी आई हो गया इंटू आर, तो ये मेरे पावर का फॉर्मूला हुआ। बट हमें मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आर मेरे आर के बराबर हो जाएगा। यानी अभी मुझे स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रेडियस पे। यानी ये जो छोटा वाला सिलेंडर था यहाँ पर रेडियस ए, और जो बड़ी वाली शेल थी इसका रेडियस मेरे पास बी था, और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी गिवन है बट रेजिस्टेंस नहीं गिवन, तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, है ना भाई। इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस गिवन, रेजिस्टिविटी गिवन है बट रेजिस्टेंस नहीं है, मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो वही रेजिस्टेंस निकालना है। देखो कैपिटल आर पूछा गया है, कैपिटल आर कितना होगा, और वही कैपिटल आर मेरे स्मॉल आर के बराबर होगा। तो अगर मैंने स्मॉल आर निकाल लिया तो कैपिटल आर आ गया, तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो निकालो भाई स्मॉल आर कैसे निकाला जाए, रेजिस्टिविटी कैसे, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। देखो डेंसिटी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का, रो इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है तो डेंसिटी बाहर आ गई। अब लेंथ अपॉन एरिया भी रेजिस्टेंस, हाँ एलिमेंट ले लो, छोटू सा एलिमेंट कट कर लो, dr, हाँ dr लेंथ का, छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, लेंथ तो उतनी ही रहेगी एल, पूरा एलिमेंट कट करोगे ना सिलेंड्रिकली लॉन्ग में, तो लेंथ एल हो जाएगी। जो कट किया है उसका सेंटर से डिस्टेंस ले लो x है, और थिकनेस कितनी हो गई उसकी dx। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट कट करो भाई, एलिमेंट भी तो सिलेंड्रिकली कट होगा, तो लेंथ तो पूरी रहेगी उसकी। सेंटर से डिस्टेंस x मान लो, और जो उसका रेडियस है वो कितना हो गया dx। तो अब देखो लेंथ क्या लिखें, एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स इंटू एल, ये हमारा एरिया हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लेंथ मान लो छोटी सी लेंथ है उसकी, ये हमारे पास dx हो गई। a से b क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दो a से b तक, तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। इसमें रो अपॉन 2 पाई एल बाहर ले लो, 1 बाय एक्स लॉग विच इज इक्वल्स टू b बाय a। तो ये तुम्हारा क्या है रेजिस्टेंस, और यही फाइंड करना था। यस मैम यही आया था, कर लिया था, यस मैम। हाँ तो एलिमेंट लेना था। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा के कि कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर होगा, और वो हम एलिमेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो एलिमेंट लेके सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, एलिमेंट ले लो, वैसे और कुछ नहीं करना, एलिमेंट लेना तुम सबको आता है। मैम सी ऑप्शन आएगा ना, b बाय a होगा ना। अच्छा हाँ बी बाय ए है ना, सॉरी सॉरी बी बाय ए आया है, हाँ बी बाय ए, ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये तो बहुत इजी था, हो गया होगा भाई। सी का ये होता है सी के बराबर, ये भी सी के बराबर, हाँ ये भी सी के बराबर बनेगा भाई। z इक्वल्स टू लेंथ अपॉन सी आर दिया हुआ है Yes, ना, ma'am. तो लेंथ को l लिख दो। अब देखो c क्या, q इक्वल्स टू सी वी, कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं, q इक्वल्स टू सी वी, तो c किसके बराबर आ गया, q अपॉन v के। अब रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, v इक्वल्स टू आई आर, और r किसके बराबर आ गया, v अपॉन i। देखो v से v कैंसिल, ये ऐसे ही तो कर सकते हैं। अब ये i है और ये q है, q को क्या लिख सकते हो, i को क्या लिख सकते हैं, q बाय टी। ठीक है, तो इस i को देखो मैंने यहाँ पे q लिख दिया, अब t, तो q से q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लेंथ अपॉन t, और यही तुम्हारा किसका है, वेलोसिटी का, l बाई टी आ गया ना, मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी के आगे क्वाड्रेंट इसके भी, तो यानी तीनों सही है, एक्स वाई जेड हैव द सेम डायमेंशंस, किसके, वेलोसिटी के, तो तीनों वेलोसिटी के डायमेंशंस है। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर डी 4 कैसे किया, ये तो इजी है, यस मैम इजी था, कर लिया होगा भाई। v गिवन है, हम आई नॉट निकाल सकते हैं, ओमेगा से x, यस मैम। हाँ v इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वी बाई आर, v गिवन है आपको 220, r क्या हो जाएगा xc, यानी 220 अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, करेक्ट। बट मैम रूट टूट भी तो लेंगे अपॉन में। हाँ ये आई आया ना, फिर हमें IRMS पूछा है, तो हम हाँ, IRMS IRMS निकालेंगे, ठीक है। हाँ ये आई आया है, फिर IRMS निकालने के लिए √2 से डिवाइड कर देना। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है भाई, मैम डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नहीं बी कैसे आया, डी,
तो सी एक्स सी को क्या लिखोगे 1/ओमेगा सी, तो ये सब ऊपर चला जाएगा 220 इंटू ओमेगा कितना है 50, और कैपेसिटेंस भी कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आई की वैल्यू आ गई। फिर आई आर एम एस निकाल लेना विच इज इक्वल्स टू I/√2। ठीक है, आई आर एम एस इक्वल्स टू I/√2। क्लियर? तो Yes, इजी ma'am. था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखने में तो तुम्हें टफ सा लग रहा होगा, अरे ये तो रोटेशन का क्वेश्चन है, बट एक बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो ये बहुत आसान सवाल है ना? पढ़ा क्वेश्चन? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है देखो, द फिगर शोज 2 सॉलिड डिस्क। आपके पास 2 सॉलिड डिस्क हैं, बड़ी वाली का रेडियस r, स्मॉल वाली का रेडियस स्मॉल r। क्या अब इन्होंने बोल दिया कि मास पर यूनिट एरिया जो है ये सेम है, बस दोनों डिस्क का। अब बोला है कि जो बड़ी वाली डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट, जो कि ए बी परपेंडिकुलर है, और एम आई का जो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग इट्स डायामीटर, उन दोनों का रेशो चाहिए। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी वाली डिस्क का, लार्ज लिखती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज, ठीक है, लार्ज डिस्क, तो किसके अबाउट पूछा है? देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो डिस्क का उसके खुद के प्लेन में कितना होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होगा? m r by स्क्वायर 2 बाय परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितना होगा? मैम 2 हो जाएगा ना परपेंडिकुलर वाले में, और जो हाँ, डायमीटर हाँ, है उसमें 4 देखो परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हो, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कौन सा होता है? परपेंडिकुलर वाला, और ये दोनों इन प्लेन होते हैं, तो इन प्लेन में एम आर स्क्वायर बाय 2, इसका भी एम आर सॉरी है ना, एम आर स्क्वायर बाय 4, और इसका एम आर स्क्वायर बाय 4। तो जेड वाला कितना आ गया भाई? एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो एक्स और वाई इन द प्लेन है, ठीक है, ये इन द प्लेन, और आई जेड कौन सा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एम आर स्क्वायर बाय 2 मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिख लिया। अब देखो इन्होंने पूछा है एम बाय ए सेम है, तो मैं क्या करूं, मैं बस आगे करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज डिस्क, आपने लिखा एम आर स्क्वायर बाय 2। अब एरिया उन्होंने बोला है सेम है, मास पर यूनिट एरिया, तो मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं और एरिया से डिवाइड कर दूं। ठीक है, लिख दिया। ये m अपॉन ए को मैं एक किससे डिनोट कर ले भाई? m अपॉन ए को सिग्मा से, इसको सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। एरिया क्या बन जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, ये बन गया इंटू आर स्क्वायर बाय 4। ऐसे ही स्मॉल डिस्क का, और स्मॉल डिस्क का किसके अबाउट पूछा है? प्लेन में, इन प्लेन, तो इन द प्लेन कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाय 4। तो इसमें भी एरिया से डिवाइड कर दो, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इंटू एरिया। हम ऊपर भी 4 ले लिया शायद आपने। मैम इसमें हाँ? तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना सिग्मा ऊपर को वाले। भी। नहीं नहीं, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैम ये छोटी वाली में तो मास दिया नहीं है ना, मैं मास निकालना। गिवन है ना? मैम इस वाली का नहीं है, सिग्मा बस चार्ज मास पर यूनिट डेंसिटी एरिया दिया है। एक सेकंड रुको, बोला है ना कि मास पर यूनिट एरिया सेम है। मैम तो मास पर यूनिट एरिया को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना छोटे वाले आर स्क्वायर से। देखो मास पर यूनिट एरिया सेम है तो मत करो, क्यों करना? जब मास पर यूनिट एरिया सेम है तो मैंने क्या लिखा, इसका मास भी m लिख दिया, उसका अपॉन एरिया कर दिया। ठीक है, मतलब सिग्मा सेम है ना, तो मैं इसको सिग्मा लिख लूं। देखो देखते जाओ, m अपॉन ए इंटू एरिया, ये क्या बना? इंटू आर स्क्वायर, और इसका कितना बनेगा? अपॉन 4, ये 2 लिख लिया। मैम ऊपर वाले का भी हाँ। आपने, हाँ ठीक है, अब ठीक है, आर स्क्वायर बाय 4, 4। ये मेरी वैल्यू सेम है तो मैंने यहाँ सिग्मा लिखा। एरिया कितना बनेगा इसका? पाई इंटू आर स्क्वायर जो गिवन है, तो ये आर स्क्वायर बाय 4। अब देखो इनको दोनों को डिवाइड करो एक बार, बड़ी वाली और स्मॉल वाली को, कितना बनेगा? सिग्मा पाई कैपिटल आर 4 बाय 2 इंटू सिग्मा पाई स्मॉल आर बाय 4। ठीक है, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल हो गया, और ये कितना बना? ऊपर चला गया 2r4 रेशो स्मॉल r4। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मैम तो पहले वाले में परपेंडिकुलर दिया था। हाँ, पहले वाले में परपेंडिकुलर है, देख लो ना, लो देखो
पहली वाली में परपेंडिकुलर है और दूसरे वाले में लाइंग ऑन इट्स प्लेन, मतलब सेकंड वाला प्लेन में ही है। तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। कॉमन सेंस है हमारे पास कि मास पर यूनिट एरिया सेम है, मैं बस इनटू एरिया कर लूं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत इजी सवाल था। अगर फॉर्मूले रिवाइज होंगे तो हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अटेम्प्ट ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन कि भाई सिग्मा सेम है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2, एरिया से मल्टीप्लाई एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया में निकाल सकती हूँ πr², रेडियस गिवन है, कर लेंगे। ओके मैम। यस मैम। इंटीग्रेशन नहीं करना। मैम हम्म, मतलब बस ये देखा था कि मास अलग था ना, इस वजह से करा था। रहने दो मास अलग। और मैम फिर भी मतलब सेम आ गया था आंसर यही वाला। हाँ आ जाएगा ना वो पर वो तुमने इतना लेंथ ही कर दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि मास क्या है, देखो मास का फॉर्मूला, मास को लिखो, अगर मास पर यूनिट एरिया लिखोगे तो कैसे लिखोगे मास पर यूनिट एरिया? m/पाई बड़ा R का स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया, इसको हम सिग्मा ही तो लिखते हैं। तो ये जो भी मास है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू एरिया, खत्म। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब तुम mr²/2 वगैरह जो भी लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस मास को मैं सिग्मा ए से तो रिप्लेस करूंगी, तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सिग्मा तो सेम है। तो डायरेक्ट ओके मैम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास में सिग्मा ए लिख दो, ऐसे ये भी कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें तो बैटरी बनानी है, वो मैंने तुम्हें बता रखी है, पाम रूल सिखाया हुआ है कि बैटरी कहाँ बनती है, बोलो भाई। बैटरी बनानी सिखाई थी ना मैंने, कि ये जब भी रॉड मूव करती है ये खुद से इंड्यूस हो जाती है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जनरेट हो जाती है उस रॉड में, उस लेंथ में जो मूव कर रही है ना, बोलो। देखो ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट। भाई मैंने क्या बोला था, जब भी ये जो रॉड होती है इसको आप मूव कराते हो मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी ये v वेलोसिटी से मूव करती है इसमें क्या आ जाता है, ईएमएफ, यस ईएमएफ मैम। इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बीएलवी। यही है कॉन्सेप्ट। अब किस वेलोसिटी से कहां मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी देखो कहां बोला है इसने, एन एक्सटर्नल एजेंट पुल्स द बार टू द लेफ्ट, है ना, एट ए कांस्टेंट स्पीड v, यानी लेफ्ट में मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से लेफ्ट में मूव कर रही है, यानी इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, करेक्ट। ईएमएफ आएगा, डायरेक्शन निकाल, अब मैंने तुम्हें बताया था कि ये इस तरीके से बन जाता है, एक तरफ आ जाता है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और एक तरफ नेगेटिव आ जाता है, ये रॉड इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब वो डायरेक्शन कैसे बताई थी, पॉजिटिव वाली, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन आएगी उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बना दो, बोला था ना, लास्ट वाले टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव टर्मिनल बनाना हो तो फोर्स की डायरेक्शन को पॉजिटिव बना दो। जैसे अभी यहाँ पर फोर्स निकालो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, अपनी थंब, अपनी पाम को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अपॉन नीचे फोर्स आ रहा है ना, तो नीचे फोर्स आ रहा है मतलब ये वाली जो रॉड है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आएगा, नीचे, और ऊपर बनेगा नेगेटिव टर्मिनल, ये बन गया। तो ये देखो ये मेरी रॉड इस तरीके से कन्वर्ट हो गई और मेरे पास यहाँ दो रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो गए। अब डायरेक्शन तुम खुद निकाल सकते हो, नेगेटिव टर्मिनल मतलब करंट एंटर हो रहा होगा, तो इसमें करंट फ्लो ऐसे कर रहा है और इसमें ऐसे, तो बताओ ये तुम्हारा I1 करंट है, ये I2, डायरेक्शन बताओ जरा I1 I2 की। I1 कैसा फ्लो कर रहा है, हम क्लॉकवाइज। I1 क्लॉकवाइज और I2 एंटी क्लॉकवाइज, तो बस डायरेक्शन निकालनी थी, हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ये रहा, I1 इज क्लॉकवाइज एंड I2 इज एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर डी। देखते ही 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था,
कि बस हमें पता है ये जो है ये बैटरी बन जाती है, बैटरी की डायरेक्शन मैम ने बताई थी पर हम याद नहीं रखते कि पॉजिटिव टर्मिनल वो होता है जहां पर फोर्स की डायरेक्शन आती है। अब ये लेफ्ट की तरफ है तो देखो वेलोसिटी लेफ्ट में है तो फिंगर लेफ्ट की तरफ, पाम मैग्नेटिक फील्ड में और नीचे फोर्स, तो यानी इसलिए नीचे कौन सा टर्मिनल बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर वेलोसिटी इस तरफ होती तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल बनता और नीचे नेगेटिव टर्मिनल। किस किसने गलत किया ये क्वेश्चन? राइट हैंड पाम रूल से भी तो निकल रहा था डायरेक्ट। हाँ तो राइट हैंड पाम रूल ही तो लगाया है। हाँ वो वाला नहीं लगा सकते थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ बढ़ रही थी तो बी डॉट डी एक्स एक तरफ बढ़ेगा तो वहां पे नहीं कम नहीं करने इतना नहीं, मैंने जैसा क्लास में पढ़ाया ना, पाम रूल लगाओ बैटरी बनाने के लिए, और वो पाम रूल तुम्हें पता है कि जिधर फोर्स आए उधर पॉजिटिव टर्मिनल दे दो बैटरी का, जिधर फोर्स आ जाए उधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा 101%। ठीक है, बस इतना करो, बढ़ेगा घटेगा मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर मैं 7। मतलब लेंस लॉ लगा के करा था मैंने। नहीं, जो मैंने क्लास में ऐसे नहीं सिखाया, मैंने जैसे क्लास में सिखाया वो ऐसे ही करेंगे। अगर तुम भी पाम लॉ से करोगे तो इजी रहेगा। ओके ठीक है, मैम। कि इसमें ईएमएफ जनरेट होगी और ईएमएफ जनरेट होगी तो इस ये बैटरी बन जाएगी और बैटरी में टर्मिनल्स आते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा वो रहेगा। आप राइट हैंड पाम रूल से निकालोगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही आपका पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। 7th क्वेश्चन हो गया था, डी यू बाई डी आर करना था, बस इक्वल्स टू 0 रख दोगे उसको, आर की वैल्यू मिल जाएगी। हो गया था क्वेश्चन नंबर 7। यस मैम। बाकी के क्या मैम? हाँ तो सबसे इजी था 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, ये हो जाने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है। देखो पहले सवाल पढ़ते हैं कि सवाल क्या कह रहा है हमसे। पढ़ो सवाल। एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, यंग्स मॉड्यूलस उसका वाई दिया हुआ है। अब उसको हम हीट कर रहे हैं टी टेम्परेचर से। अगर तुमने हीट किया है तो मुझे बताओ रॉड में क्या आएगा, एक्सटेंशन होगा ना, रॉड हीट करने से उसमें Yes, चेंज ma'am. आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। चेंज इन लेंथ एक आया हमारा हीट की वजह से, तुरंत की तुरंत उसने क्या बोल दिया, इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू ए नेट लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन। मतलब एक अब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एक अब इसमें क्या जनरेट हुआ, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी तो जनरेट हो गया। अब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो क्या जनरेट हो गया आपके पास, स्ट्रेस। तो एक चीज तो टेम्परेचर तो उसको एक्सटेंड कर रहा है और फोर्स उसको कंप्रेस कर रहा है। अब इन्होंने क्या बोला, नेट लेंथ रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि टेम्परेचर से प्रोड्यूस होने वाला चेंज और फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला चेंज बराबर हो गया। भाई जो कंप्रेस कर रहा है और जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है वो दोनों फोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बस अब पूछा है कि हमें बता दो कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, किया अटेम्प्ट। देखो आंसर क्या है इसका? आंसर देखना पड़ेगा। 3f by pi r square, सी ऑप्शन। देखो अब देखो, अब करेंगे इसको शांति से बैठ के बिना टेंशन के। टेम्परेचर से चेंज जो आता है मुझे बताओ कितना चेंज आता है, लेंथ में चेंज, डेल एल, लेंथ में चेंज बताओ टेम्परेचर की वजह से। एल नॉट L0 1 plus alpha अल्फा, delta. मैंने चेंज पूछा है, सिर्फ चेंज। एल एल नॉट अल्फा डेल्टा। मैम एल अल्फा नॉट डेल्टा अल्फा टी। टी, ठीक है, एल नॉट अल्फा टी। ओके, और अब एक और चेंज आता है हमारा किसकी वजह से, ये आया टेम्परेचर से, दूसरा स्ट्रेस से, है ना, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ, फोर्स अपॉन एरिया, आई एम सॉरी, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें डेल एल निकाल लो, ये जो डेल एल है इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ एरिया इंटू ये गामा, यहाँ पे आ जाएगा गामा। अब देखो ये वाला जो चेंज इन लेंथ है और ये वाला जो चेंज इन लेंथ है ये बराबर है क्योंकि ये तो कंप्रेशन से आ रहा है
फोर्स देखो कंप्रेशन है, और लेंथ से हमेशा क्या होता है, एक्सपेंड, थर्मल एक्सपेंशन, ये इसको एक्सपेंड कर रहा है। बट जो दोनों चेंज इन लेंथ है ये दोनों बराबर हो गए होंगे, हाँ या ना? तभी Yes, तो ma'am. तभी तो नेट चेंज क्या मिला, 0। पढ़ो देखो क्वेश्चन, द लेंथ रिमेन्स अनचेंज, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंप्रेशन। तो थर्मल की वजह से तो एक्सपेंशन होगा, बट जो आप स्ट्रेस दे रहे हो उसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन। तो ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, डेल एल, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो, बस इतना क्वेश्चन था। करो, एफ एल ए गामा। चलो अब क्या निकालना था भाई हमें, यानी अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स ऑफ गामा, क्योंकि गामा पूछा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो कि गामा, तो अल्फा निकाल लो। अल्फा कितना आया, एफ एल अपॉन ए गामा अपॉन एल नॉट, मतलब ये इनिशियल लेंथ एल ही रहेगी, एल मान एल है तो इसको भी एल कर लो, इंटू टी। एल से एल कैंसिल हो गया, तो एरिया क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर टी गामा। ये यंग्स मॉड्यूलस है, याद रखो। अब तुमसे पूछा है वॉल्यूम कॉफिशिएंट, तो ये अल्फा आ गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया, गामा, 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर टी अपॉन वाई। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं तुम लोग ये वाला क्यों। तो ऑप्शन नंबर देखो सी इज करेक्ट, है ना, इजी। सोचने का था वैसे कि भाई एक एक्सपेंड कर रहा है और एक कंप्रेस, यानी दोनों चेंज इन लेंथ बराबर हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े। 9th कर लिया था, 9th यस मैम। इजी था भाई। आपसे पूछा है, देखो अब ये देखो, जो ए को देखते हैं, ए में क्या हो रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, बट ये है कि जो एन है वो 1 है, यानी कि लेमन सीरीज है। बट लेमन सीरीज में कौन सा है, लिमिट है ना, सीरीज की लिमिट हो गई, मतलब भाई Yes, लास्ट ma'am. पोटेंशियल सीरीज लिमिट हो गया। बी को जरा ध्यान से देखो, बी मेरा कौन सा है, एन इक्वल्स टू 2, यानी बाल्मर सीरीज। आ कहां से रहा है, 5th से, यानी तीसरा मेरा फर्स्ट बनता, फर्स्ट स्पेक्ट्रम है ना, 4 वाला दूसरा और 5 वाला थर्ड। तो बाल्मर के लिए कौन सा नंबर बना, थर्ड नंबर। Third. यस मैम। तो यानी देखो अभी तक कौन सा चल रहा है, सीरीज लिमिट, यानी ये रहा। डी ऑप्शन देखो जरा, पहला वाला मेरा सीरीज लिमिट था, ठीक है, बाल्मर सीरीज का थर्ड नंबर, थर्ड ही बना भाई। आप दूसरे पे आ रहे हो 5 से, तो 5, 4 और 3, यानी ये आपका थर्ड नंबर। पाशकन सीरीज यानी सी ऑप्शन, एन इक्वल्स टू 3 पर फाइनली इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये पाशकन सीरीज है। आ कहां से रहा है, 5वें से, तो यानी ये पाशकन का कैसा नंबर है, दूसरा नंबर। तो आई थिंक ये तो इजी था, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, यस मैम। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th देखो ध्यान से, ए से बी तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में क्या फॉर्मूला होता है, nRT log V2 by V1, यही फॉर्मूला होता है Yes, ma'am. भाई। देखो ये मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में P1 PV किसके बराबर होता है, nRT, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, तो PV कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से जो हम निकालते हैं तो मेरा फॉर्मूला आता है NR किसके, T log V2 by V1, या P2 by P1 भी कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर ये कितनी थी वॉल्यूम, ए पर V और B पर कितनी होगी, V2, तो ये कितना बना देखो, nRT log ये 2V1 और ये V1, तो यानी इसका बना मेरे पास वर्क डन nRT log 2। अब ऑप्शन से भी सवाल बन सकते थे, 0 नहीं हो सकता, ये डिलीट हो गया। अब देखो, अब बची 2, B2C और C2A। अब देखो तुम्हें पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन 0, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल्स टू PdV। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, 0। अब देखो जरा, अब ऑप्शन नंबर ये देखो C2A, अगर आप C2A जा रहे हो तो वॉल्यूम सेम है, यानी यहाँ पर तो वर्क डन कितना मिलेगा, 0। 0। A टू C में तो 0, बट B2C देखो यहाँ वॉल्यूम चेंज है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन तो मिलेगा, करेक्ट, बोलो।
भाई B2C वर्क डन क्या होता है PdV, प्रेशर कांस्टेंट है चलेगा P2, बट हमारे पास वर्क डन में वॉल्यूम में चेंज है ना, V फाइनल माइनस V इनिशियल P2, V फाइनल कितना है, फाइनली कितना हो गया V1, इनिशियली कितना था 2 टाइम्स ऑफ V1, तो यानी ये कितना आया माइनस P2 V1, तो यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो आएगा, और वो ऐड जब करेंगे तो उसमें साइन कैसा जाएगा नेगेटिव, तो तुम्हारे पास ऑप्शन थे A और B, ठीक है, कि +1/2 करें कि -1/2। अब देखो वर्क डन का जब तुम टोटल निकालते तो लिखते वर्क डन W1 + W2, मतलब ये A to B और ये B to C, लेकिन ये फॉर्मूला में क्या आ गया आगे नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जब फॉर्म ऐड करते हो तो वो नेगेटिव का साइन ले लेता, तो ऑप्शन नंबर B, आगे तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है ना 1/2। और ये क्यों आया है, इसको P2V इसको NRT के बराबर करोगे तो वहां से P2V1 निकल के आएगा 1/2 ऑफ NRT, ठीक है, तो उस बेस में आ गया तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर B। आया B2C कैसे निकाला है, यस देखो B2C वाले एक बार B2C देखो कैसे निकाला है B2C। भाई मेरे पास B पे ये है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C, प्रेशर दोनों में सेम है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 है, यहाँ पे V1 है, B पे मैं निकालती हूँ PV = NRT, प्रेशर कितना है P2, वॉल्यूम कितना है 2 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है NRT, तो P2V1 किसके बराबर आ गया =1/2 ऑफ NRT, ठीक है। जब वर्क डन में निकाला चेंज तो वर्क डन आया -P2V1, देखो वर्क डन आया -2P1 तो यानी वर्क डन में अब यहाँ पे 1/2 NRT है, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ कि मेरा वर्क डन कितना आया -1/2 ऑफ NRT, बस। अब ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, देखो NRT 1/2, तो ऑप्शन नंबर B आ गया। आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। यस कैसे मैम। सोचना, कैसे था सोचना, ऐसे था A to B तो होता है NRT log V2/V1 निकाल लिया, A to C 0 हो जाएगा, बट B to C में कुछ तो ऐड होगा, तो ऑप्शन नंबर D और C तो नेग्लेक्ट हो गए, बचा A और B, और तुमने वर्क डन निकाला PdV मतलब माइनस में आया, तो जो भी वैल्यू है 1/2 की वो नेगेटिव में ही आएगी, यानी फाइनली वो माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर B। 1/2 नहीं भी समझ में आ रहा था तो ऐसे करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th को कर लेते हैं पहले। 12th क्या करके आए हो मैम पहली स्टेटमेंट सही थी, दूसरी वाली गलत। एक्सीलरेशन, हाँ acceleration due to gravity decreases as you go up or down from the earth's surface, this is true. Acceleration Yes, due ma'am. to earth's gravity is same at a height h and a depth d from the earth's surface if h no, this equation is false। तो ये तो देखते ही तुम्हें हाँ ऐसे तो 2D होता है क्या? हाँ मैम फर्स्ट वाला तो गलत होना चाहिए ना, अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ तो ω² R cos थीटा जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या लिखा है डिक्रीजेस है, एक सेकंड, डिक्रीजेस लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ मुझे लगा इंक्रीज लिखा हुआ है, अगर ऊपर भी जाओगे नीचे भी जाओगे तो ये डिक्रीज होती है, तो ट्रू ही तो है फर्स्ट स्टेटमेंट। मैम बस मैक्सिमम तो सरफेस पर ही तो होता है। तो इंक्रीज होगा ना, पोल पे तो सबसे ज्यादा रहेगी ना वैल्यू। हवा में जा रहे हैं, पोल पे थोड़ी जा रहे हैं। नहीं देखो ये ट्रू तो है स्टेटमेंट, घटेगी तो सही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाओ या नीचे जाओ एक्सीलरेशन तो घटती जाएगी, ओके मैम। डिक्रीज होगी भाई। मैं पोल इक्वेटर से पोल समझ रहा था। नहीं ये जनरलाइज केस लिया करो, जब ऐसे आए तो ये जनरल केस होते हैं, जब तक पोल और इक्वेटर का मेंशन ना हो जब तक खुद से अज्यूम मत करो। ओके हाँ तो डिक्रीज है तो हाँ जो सेकंड ऑप्शन है उसमें H और D के बीच में रिलेशन बताना, H = 2D होता था या D = 2H होता था? नहीं इसका रिलेशन काफी अलग आता था, वेग है इसका, मैंने क्लास में क्वेश्चन में भी कराया था, अभी मुझे याद नहीं है, बट अगर नोट्स चेक करोगे एक्सीलरेशन वाले उसमें जरूर इसका रिलेशन मैंने ड्राइव कराया है। बट हम Notes- शायद से H = 2D आता था। भाई मुझे याद नहीं है, प्लीज एक बार नोट्स चेक कर लेना है ना, ये ड्राइव करना पड़ेगा मुझे, ओके मैम। नोट्स चेक कर लो वहां पे जरूर है इसका,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब एक बार आ जाते हैं 14th क्वेश्चन, अच्छा 11th पे भी आ जाओ। 11th में क्या किया है? 11th में क्या करके आए हो? अच्छा क्वेश्चन था ये। मैम ये क्वेश्चन करा था लेकिन आंसर मैच, मतलब आंसर एकदम 90% मैच हो रहा था डी वाले से, लेकिन मेरे वाले में 1/2√2 आ रहा था, लेकिन मैं डी लगा दिया फिर भी। हाँ मेरा तो हाँ, डी डी आया ऑप्शन, था। नहीं ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड मैं तो चेक कर लूं, 2πr पाई प्लस 1/√2, यस ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। देखो मैम हाँ, बोलो मैम बोलो। 1/2√2 आ रहा था, पता नहीं कैलकुलेशन में मेरे, मैंने 2 बार करा था। 1/2√2, नहीं, देखो कहीं अपॉन पे में 1/2√2। कोई बात नहीं, कहीं गड़बड़ हो गई होगी, चेक कर लो अब क्या गड़बड़ कर दी। ठीक। पहले तो देखो ए और बी वाला देखते हैं, ठीक है, यहाँ से ये करंट जा रहा है तो पहले ए बी वायर की वजह से निकालते हैं। ये हमारी यहाँ तक ए बी वायर है, ये मेरा यहाँ पर ओ पॉइंट है जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है। तो देखो ये यहाँ से तो ये इनफाइनाइट की तरफ है, बट यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हम लोग पहले पॉइंट्स को मिलाते हैं, करेक्ट। तो ये बी एंड है पॉइंट का, तो हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दिया, ये मेरी वायर यहाँ तक जा रही है। एक अब एंगल्स चाहिए होते हैं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम लोग एंगल लेते हैं ना, जैसे मेरी ये वायर है यहाँ तक और ये मेरा पॉइंट है ओ, ठीक है। अब इस वायर का एंड तो यहीं तक हो गया बी पे, ये यहाँ तो हमने आगे जाके एक्सटेंड किया है। एक एंगल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। रुको, एक एंगल तो 90 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरा एंगल जो मुझे चाहिए वो कितना बनेगा, ये देखो दूसरा एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। ये इनफाइनाइट जा रहा है एक एंगल। अब ये वाला मुझे एंगल चाहिए, दिस ये पॉइंट बी है वायर का, इसको मैंने यहाँ पर मैच कर दिया क्योंकि वायर के एंड्स तो मिलाने पड़ेंगे। तो अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, मुझे ये एंगल चाहिए। अब देखो यहाँ से ये वायर एकदम, एक सेकेंड, ये बिल्कुल जॉइंट पे थी ना, ना लग जाएगा ऐसे तो। ठीक है ना, ऐसे हो गया। ये तो इनफाइनिटी की तरफ है, ये हो गया। तो ये पॉइंट बी था वायर का और ये पॉइंट हमारा वायर का जो भी जा रहा है लास्ट तक, इन्फिनिटी तक। अब मुझे एंगल चाहिए बी वाला, कि बी वाला जो है ये ओ पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। ये बी वाला कितना एंगल बनाएगा भाई पॉइंट पे, ओ पे, ये ओ है 45 आ रहा था वो तो। 360 माइनस 45 आएगा ना। इस तरीके से कुछ आएगा। तो ये हमारे वायर का सेकंड पॉइंट। तो मुझे अब ये वाला एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना बनेगा, ठीक है। एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये कितना बनेगा भाई। एक एंगल होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एक एंगल तो मुझे क्लॉकवाइज चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो ये एंगल मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस 45, या फिर आप साइन माइनस 45 भी लिख दो। तो इस वायर की वजह से कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन 90 डिग्री प्लस साइन माइनस 45। अब डायरेक्शन देख लो, करंट ऊपर की तरफ है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आया, तो यानी मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, मतलब प्लस माने डॉट यानी इनवर्ड, ठीक है, क्रॉस लगा दो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, क्रॉस इनवर्ड है। फिर दूसरा आपके पास क्या आया, सर्कल। तो सर्कल की वजह से तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी और इसकी वजह से करंट कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आउटवर्ड आया तो डॉट लगा दिया, ठीक है। अब तीसरी कौन सी वायर बची, ये वाली, है ना, तीसरी वायर ये, इसमें करंट ऐसे डायरेक्शन में है, तो इसका भी निकाल लो। एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ है,
तो एक तो एंगल 90 बन गया और एक 45, बट इसका ये एंगल सही आ रहा है 45 डिग्री। तो बट डायरेक्शन देख लो इसकी आउटवर्ड्स आ रही है ना। तो थर्ड वाले का क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 45, डायरेक्शन आउटवर्ड्स, तो यानी ये आ गया डॉट। तो ये 3 बनेंगे। आप इसका अगर निकालोगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर। हाँ बोलिए। मैम आपने जो वायर ए बी है वो पूरा वहां जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है वहां तक लेंगे ना हम? ए बी वायर, हाँ यही तो है, पूरी यहाँ तक है ना। तो आपने मैम साइन -45 क्यों लिखा वहां पे? हाँ तो साइन 45 ही तो लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है ना। मैम तो ए बी जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे, एक एंगल 0 डिग्री होगा, एक 90 होना चाहिए ना। नहीं, एक तो इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री बनेगा। देखो ये सेंटर पे एंगल है, जिस पॉइंट पे आपको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है वहां से हम लोग वायर्स की एंड को मैच करते हैं और तब एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एक वायर का एंड इन्फिनिटी है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक वायर का एंड पॉइंट बी है जो कि ये है, यहाँ पे तुम्हें ये वाला एंड लग रहा है, एक सेकेंड, तुम्हें ये वाला एंड लग रहा है ना, दिस वन, ये वाला। हाँ मैम। तुमने यहाँ पे एंगल बोल दिया 0 डिग्री। नो, देखो यहाँ तक ये जो वायर है ये यहीं तक है, बी तक। ठीक है, जिसकी वजह से एंगल बनेंगे, तो ये 45 डिग्री बनेगा और तो 45 डिग्री मुझे एंटी में लेना है, तो इसलिए 360 माइनस 45 करेंगे। ओके मैम। यहीं तक है वायर, बी तक। ऐसे ये सीडी वाली है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर ये एंगल बनाओगे, तो ये एंगल फिर से 45 डिग्री बनेगा, है ना। देखो इसके लिए तो ये एंगल 45 है, और ये जो बीसी वाली वायर है इसके लिए ये एंगल 45 है, बट इसका डायरेक्शन सही है। इस वाले का एंगल देखो, ये इसका भी एंगल इस तरीके से है, मुझे चाहिए एंटी वाला, तो ये वाला एंगल। मैम क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैम कि बी से टर्न हो गया वायर। ठीक है, देखो ए बी एंड बी सी आर द पार्ट्स ऑफ स्ट्रेट वायर्स, तो बी पॉइंट तो यही है ना। अगर ये एन तक होता तो बहुत इजी नहीं हो जाता, बट तो फिर तो सभी 0 से 90 हो जाता, फिर सही होता। बट इन्होंने क्या बोला है, ए बी एंड बी सी आर द पार्ट्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके से है, तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को रहने दो, मत करो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैम 14। इसका हाँ आंसर आ रहा था, ऑप्शन गलत लग रहा है मैम। मेरा मैम आंसर आ रहा था लेकिन मैथ नहीं हो रहा। नहीं, ऑप्शन क्या आ रहा था? मैम अलग ही आ रहा था ना, आर की पावर भी 1/4 आ रही थी। नहीं नहीं, ऑप्शन ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। इसको कभी फ्री में समझेंगे, अभी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वो देखो। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखते हैं ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12। एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। In a resonance tube experiment, when the tube is filled with water up to a height of 17 सेंटीमीटर, मतलब आप नीचे से पानी फिल करते हुए लेके आ रहे हो, है ना। पहले 17 सेंटीमीटर, फिर आपने दोबारा से क्या किया, 24.5 सेंटीमीटर पर फिल किया, तो आपको सेकंड रेजोनेंस मिला, है ना। पानी फिल करते जा रहे हो, रेजोनेंस मिलता जा रहा है, तो आपको बताना है कि वो फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट रेजोनेंस कब मिलता है। अब देखो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया कोई नहीं। यस मैम। वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड। देखो ये किस, हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब है। रेजोनेंस ट्यूब हमारे पास कितने तरीके की होती है, एक तो क्लोज एक एंड से, और दोनों, एक सेकंड होती है ओपन। ठीक है, तो ओपन मतलब दोनों एंड से ओपन होगी इस तरीके से, क्लोज मतलब एक एंड से क्लोज्ड है। तो यानी अगर पानी भर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि ये क्लोज्ड वाली है एक तरफ से, है ना। अब होता क्या है, अगर मैं सिंपल बताऊं, जैसे मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि हमारे पास इस तरीके से है, ओपन एंड्स पे क्या बनता है, ओपन एंड्स पे क्या बनता है, एंटी नोड, और जो क्लोज्ड एंड होते हैं वहां पर क्या बनता है, नोड, है ना। इतना हमने बताया है, क्लोज्ड एंड पे नोड्स बनता है, ओपन एंड्स पे एंटी नोड बनता है।
अब देखो पहली जब हम बनाते जाते हैं तो यहाँ पर एक नोड बना होगा, देखो फर्स्ट नोड यहाँ पर आया आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास बना है एंटी नोड। ठीक है, अब एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? एंटी नोड देखो इस तरीके से याद कर लिया करो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये नोड्स होते हैं, और ये जो होता है ये एंटी नोड होता है। तो नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ठीक है, तो एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 4। हाँ, तो ऐसे याद रख लिया करो। तो एंटी नोड का ये हमें पहला रेजोनेंस मिला है जिसमें एक एंटी नोड और एक नोड फॉर्म हुआ है, तो यानी L1, इसको लेंथ बोलते हैं L1। ठीक है, ये हमारी लेंथ L1 आई, जिसमें मुझे क्या मिल गया? L1, जिसमें एक एंटी नोड एक नोड बन गया। कितने डिस्टेंस पे बन गया भाई? लैम्डा बाय 4 की दूरी पे। अब देखो, अब हर बार अब तुमसे मैं बोलूंगी कि अब मुझे दूसरा नोड और एंटी नोड बना के दो, तो अब एक नोड फिर बनेगा यहाँ पे, देखो ऐसे नोड क्रिएट होते चले जाएंगे, देखो ठीक है, ऐसे यहाँ पे नोड क्रिएट होते चले जाएंगे। अब एक बार यहाँ पे देखो, सेकंड नोड जब क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो कितना, अब सेकंड नोड ये रहा और ये नोड फर्स्ट, तो अब लैम्डा बाय 4 तो था ही, बट एक नोड और ऐड हो गया। अच्छा, अभी तुम दो में कंफ्यूज हो जाओगे, एक सेकंड। हाँ, तो एक नोड और ऐड कर दिया। अब कितना डिस्टेंस और ऐड हो गया बताओ भाई? पहले तो एक नोड था यहाँ पे, अब एक नोड और आ गया, तो नोड से नोड के बीच का दूरी, ये वाली दूरी चाहिए। नोड से नोड की दूरी कितनी है? लैम्डा बाय 2, यानी मेरा L2 कितना आया? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2, है ना? समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? सुनो, क्या होता है, ये क्लोज्ड हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब में नोड और एंटी नोड बनते चले जाते हैं। पहले एक नोड बना, देखो पहले सिर्फ एक बनाया मैंने, यहाँ पर क्या बना? नोड, एंटी नोड, और यहाँ पर नोड बना। इसकी दूरी कितनी आई? लैम्डा बाय 4, मैंने इसको लेंथ 1 लिख दिया। ठीक है, अब एक नोड और बना दिया, अब ये भी नोड है। अब L2 कितना होगा? देखो ये तो L1 हो गया, फिर ये तुम्हारा L2 हो गया। अब L2 में क्या ऐड हो गया? लैम्डा बाय 4 तो था ही, पर प्लस नोड से नोड की डिस्टेंस वो कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। तो यानी आप जितने भी नोड क्रिएट करते जाओगे सब में लैम्डा बाय 2 ऐड होता चला जाएगा। तो ये कब मिला? अब देखो, पानी कहाँ से भरना शुरू कर रहे हो एक बात बताओ? बॉटम से, बॉटम से पानी भरना शुरू कर रहे हो, देखो यहां से। तो तुम्हें पहला रेजोनेंस कब मिला? जब कितना पानी भरा आपने? 17, कुछ कितना है, एक सेकंड, 17 सेंटीमीटर। और दूसरा कब मिला? 24 सेंटीमीटर पे, यानी L2 पहले रिसीव हो गया। कितना है L2? 24, है ना? और L1 कितना आया है बच्चों? 17 सेंटीमीटर। हमने ये लिख लिया, ये रेजोनेंस आ गया 24 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, 24.5 था। ओके, 24.5। तो देखो L2 को मैंने क्या लिखा? L2 इक्वल्स टू लैम्डा 4 L1 प्लस लैम्डा 2। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लैम्डा 2। अब L2 माइनस L1 देखो कितना, L2 माइनस L1, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसकी पूरी कंटेनर की हाइट मान लो हमारे पास कैपिटल वो है L, कैसे लिख सकते हैं इसको? L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। ये हो गया मेरे पास, वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दो तुम्हारे पास डिस्टेंस का, ठीक है, कितना आया? 24.5 माइनस 17 इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। तो ये कितना आया? इसको माइनस करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा कितना आ गया? 15। 7.5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो बस लैम्डा आ गया। आपको क्या निकालनी थी? ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो? वेलोसिटी गिवन है साउंड की 330, तो एफ निकाल सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेलोसिटी और लैम्डा गिवन है, वॉल्यूम में रख लो। तो ये क्या था? ट्यूनिंग फोर्स का
एग्जाम्पल था कि हमारे पास एक नोड बनता है, एक एंटी नोड, तो एंटी नोड सिर्फ ओपन फेस पे बनेगा। अब एंटी नोड बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, एंटी नोड हमेशा ओपन फेस पे बनता है। उसके बाद हमेशा नोड नोड बनते जाएंगे, और कितनी कितनी दूरी पे बनते जाएंगे, λ/2 λ/2 λ/2। ठीक है, तो नीचे जो सबसे बॉटम वाला पानी था वो 24.5 पे था, तो यानी मैंने यहाँ पे देखो L2 जो था उसको किसके बराबर रखा है, λ/4 प्लस λ/2 पे। ठीक है, ऊपर λ1 L1 रखा है, क्यों, ऊपर कौन सा पानी गया होगा, 17 वाला। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू λ/2, ये सॉरी λ/2 है। ठीक है, ये वाला पेपर थोड़ा लेंथी था, डिस्कस करने में भी समय लग गया। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसानी से हो जाएगा। 16 देखो, ये 12 और ये 24, तो पहले ये प्लस प्लस से है, ये नेगेटिव नेगेटिव से है, तो इक्विवेलेंट बना सकते हैं। कितने का बनेगा, 12 का, है ना, 12 का बन जाएगा ना। तो यानी यहाँ पर बैटरी है कितने की, 12 वोल्ट की, और मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स हो गए जो कि इस तरीके से कनेक्टेड है। इसके पास 2 माइक्रोफेराड और इसके पास 4 माइक्रोफेराड। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट आप क्या निकाल लो, चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज कितना है, V है आपके पास, सी इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, सॉरी करंट दोनों सीरीज में हो गए ना, तो ठीक है, दोनों सीरीज में हो गए, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 2 8 अपॉन 6, तो ये सी इक्विवेलेंट आ गया। अब Q चार्ज निकाल लो, कितना चार्ज है, Q इक्वल्स टू CV, तो कैपेसिटेंस कितना आया, 8/6, वोल्टेज कितनी है, 12, तो 6 दूनी 12 8 दूनी 16, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 16 कूलाम। तो यहाँ पर देख लो किस किस के पास कितना चार्ज है, वहां से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या करना है, इनको इक्विवेलेंट निकाल लेना कि कहां पर आएगा। तो देखो सेम टर्मिनल जुड़े हैं तो माइनस करेंगे, तो ये वाला डोमिनेट कर जाएगा 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट हो गया, सर्किट ऐसे रिड्यूस हो गया। उसके बाद तो आप लोग सब चीज सॉल्व कर लोगे आई थिंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे बाद में। मैम यहाँ पे आओ, 16 गए, हाँ 16 ऑप्शन आंसर, यस मैम, यस मैम। एक सेकेंड, 16 का आंसर आज तो डिस्कस ही नहीं हो पाया, चैप्टर बड़ा, डी ऑप्शन है इसका, डी। ठीक है, तो क्या करो, क्यू निकाल लिया हमने, क्यू निकालने के बाद हर किसी का पोटेंशियल निकाल सकते हो अक्रॉस, और पोटेंशियल निकालते ही तो बहुत इजी हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू QV। ठीक है, तो पोटेंशियल जिस बैटरी का निकालना है वो, और चार्ज कितना आया है, 12, चार्ज 16 आया है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी का पूछा है तो कितने से कर देंगे, 16 इंटू 12 कितना हुआ, 16 12, 16 इंटू 12 कितना बनेगा, 16 इंटू 12 यानी 192, बट ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो हट गया। ठीक है, तो वर्क डन सिर्फ 24 वाली ने किया है, तो 24 इंटू वोल्टेज, ये रहा, चार्ज कितना निकाला है हमने, 16, तो ये 24 इंटू 16 कर दो, ये 384 आ जाएगा। VA माइनस VC निकालना बहुत ईजी है क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल दोनों गिवन है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन 18 में क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। तो देखो ये स्प्रिंग यहाँ पर अटैच है, तो स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक में। ठीक है, तो बस आप निकाल लो कि इस स्प्रिंग ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करके रखी हुई है। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लोगे, हाफ kx² से। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी है इसने, तो हाफ kx² से निकाल लेना। x मतलब कितना अपनी लेंथ से कितना एक्सटेंड करके रखा हुआ है, कितना एक्सटेंशन आ रखा है, वो कैसे निकालोगे। अगर ये हाइट h है तो ये वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली हाइट, वहां से आप एक्सटेंशन निकाल लेना कि कितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है, तो x की वैल्यू दोनों इक्वेट कर देना, ये ऑप्शन आ जाएगा। मैम ओमेगा इंटू एक्स कर देते हो। ओमेगा x क्या होता है, ओमेगा x कौन सी वैल्यू है, स्पीड, मैम ओमेगा x क्या है, मैम ओमेगा तो ये है कि वेलोसिटी का मतलब ओमेगा कितनी तेजी से चला था, है ना, और एक्स जो था वो डिस्टेंस कितनी कवर की थी, मतलब कितना वो है, क्या बोलते हैं उसे, चेंज इन लेंथ।
ओमेगा कैसे आ जाएगा बच्चा, ओमेगा नहीं आएगा यहाँ पे। ये मैम यहाँ पे ओमेगा क्या तब आता है जब वो इस वजह से वाइब्रेट करता है। ओमेगा तब आता है जब ये किस ऑसिलेट करता है, यहाँ पे ऑसिलेशन की बात नहीं हो रही है, तो ओमेगा तो आप यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओमेगा ऑसिलेशन में आता है, यहाँ पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ओके मैम। मैम क्योंकि रिजल्ट सेम आ रहा था ना, इस वजह से। तुमने ओमेगा एक्स से किया है? मैम दोनों से किया था, इससे भी और ओमेगा एक्स से भी, रिजल्ट दोनों से सेम आया था, बाद में ओमेगा एक्स से फिर से किया था। ठीक है भाई, देखो एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, बट हम बेसिक से चलेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा तुम्हारे काइनेटिक में। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सटेंशन है, वो आप निकाल लेना कि कितना एक्सटेंशन आया है। तो ये एच कॉस थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा जो भी है। इफ दिस इज हाइट एच, तो दिस हाइट मस्ट बी कम आउट एच कॉस 37 डिग्री, तो ये निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है कि रेयर से आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो। ऊपर जो है रेयर मीडियम है, नीचे जाते जाते जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, मतलब आप नीचे जाते जाओगे तो डेंसर मीडियम होता चला जाएगा। तो कौन सा पाथ जो है लाइट के लिए इनसाइड द लिक्विड एकदम सही है? तो देखो स्ट्रेट लाइन में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है पाथ। अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो स्ट्रेट में लाइट जो है ट्रेवल नहीं करेगी, या तो ए या बी, ऑप्शन 2 बचे। अब इसमें से कौन सा ज्यादा बेस्ट लग रहा है तुम्हें? मैम एक में तो देखो। दोनों तरफ लाइट आ ही रही है मैम, मतलब ए वाले में तो दोनों तरफ से आ रही है। तो फिर जो क्या जा होगा? रही है आ नहीं सकती फिर लाइट मैम ए दोनों तरफ से? मतलब ए दोनों तरफ से आ क्यों नहीं सकती? देखो लाइट रे आएगी तो देखना क्या है कि लाइट रे आ रही है तो बेंड कहाँ होनी चाहिए? नॉर्मल के टुवार्ड्स, मतलब लाइट रे को इस तरीके से बेंड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, देखो ऊपर से नीचे जा रही है, डेंसर टू रेयर। इसको क्या क्या कैसे बिहेव करना चाहिए? नॉर्मल से अवे जानी चाहिए लाइट, ठीक है, जो कि नहीं जा रही है। यहाँ पे लाइट रे को डेंसर से रेयर से डेंसर जाते वक्त नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए, देखो ये बेंड हो रही है इधर की तरफ। ठीक है, तो मोर विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो ए सही ऑप्शन है। मैम 18 ऑप्शन का आंसर क्या था? 18th का आंसर है भाई h/4 रूट k बाय m, डी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये कैसे करके आए हो? मैम ये देखो ये वाला तो कल, पहले वाली वेलोसिटी और मतलब आखिरी वाले दोनों की वेलोसिटी निकाल ली थी ना। हाँ मोमेंटम जैसे कंजर्व करके और वेलोसिटी निकाल सकते हो, रेंज गिवन है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, है ना? हम इसका डी आया था, है ना? हाँ ऑप्शन नंबर डी, ये वाला रेंज का क्वेश्चन है। रेंज और टाइम पीरियड निकाल सकते हो आप लोग, रेंज गिवन है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो √2h/g। ठीक है, तो उससे आप मोमेंटम कंजर्व कर लो और वहां से आप लोग जो भी इसमें पूछा है इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना है रोटेशन में, है ना? रोटेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो लगा देना। 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी डिस्कस करेंगे, 22 के लिए रुकना। क्वेश्चन नंबर 23, ये कैसे किया? इसमें देखो डेंस, इसमें क्या पूछा है? टोटली रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। तो टोटली रिफ्लेक्शन के लिए यानी हमें क्या लगाना है? TIR वाला कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल। यस मैम। क्रिटिकल एंगल मतलब यहां लगा दो एक बार, तो म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। तो ये म्यू कितना है? 2 साइन आई इक्वल्स टू डिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 साइन आर। तो कितना होना चाहिए भाई? ये साइन √2 साइन आर। तो ये मैं मान लेती हूँ कि ग्रेजिंग भी करके जाता है, क्योंकि मुझे तो टोटल रिफ्लेक्शन कराना है। तो साइन आर √2 मान लेते हैं, तो साइन आई कितना आया? 1/√2। ठीक है, ये वाला। अब सेकंड वाले सरफेस के लिए लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड के लिए करो, कितना? म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर। तो सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 ही है, साइन आई नहीं मालूम, वही निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है,
साइन आर वही में डॉट 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन आई कितना आया, √3/2। ये कितना एंगल बना, √3/2 60, और ये कितना बना 1/√2 45 डिग्री। तो देखो अब मैं अगर 45 डिग्री रखोगे तो ये सेकंड वाले में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना। तो मुझे कितना एंगल रखना चाहिए, 45 या 60? 60 डिग्री। तो हम इसलिए कौन सा एंगल यहाँ पर कितना रखेंगे, एंगल इंसिडेंस का 60 डिग्री, ठीक है। 45 नहीं, अगर 45 रख दोगे तो सेकंड वाले केस में TIR नहीं होगा, तो इसलिए हम 60 लेके चलेंगे। तो TIR मिल जाएगा दोनों रेस। तो ऑप्शन नंबर 23 का आपका आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 स्विमर वाला है, ये एक बार कर लेना। 25 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उससे इंपॉर्टेंट अभी जो सवाल है वो है 22। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट रह गया था, बट मैंने क्लास में कराया था जब ये कराया था। 22 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनो। क्या कह रहा है कि दो लाइट रेज हैं, वेवलेंथ अलग अलग है, YDSC में हम लोग कर रहे हैं। 7 मीटर की दूरी पे आपकी कोई स्क्रीन दिख रही है, वहां पे इंटरफेरेंस का पैटर्न हमें दिखाई देता है। दो स्लिट्स हैं जिनकी दूरी 0.35 मीटर गिवन है। क्या कह रहा है कि आप एक चीज देखो, आपको बताना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पर दोनों रेज क्या कर रही हो, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हो, है ना। देखो भाई, दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। ये मेरे पास वो है स्क्रीन, इस स्क्रीन पे ये मेरा सेंटर मैक्सिमा है, मान लो दिस इज सेंटर मैक्सिमा। क्या बोला है, वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहां पर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएं। मान लो मैं यहां कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर का मतलब देखो, मान लो मेरी जो रे 1 है, पहले क्या वो होता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला बोलो कितना होना चाहिए, y = n लैम्डा स्मॉल d बाय कैपिटल D, करेक्ट। अगर पहला मैक्सिमा अगर मुझे मिलेगा किसी भी वेव का तो कैसे मिलेगा, λ1 d/d, है ना। d/d तो सेम है ना सबके लिए। हेलो बच्चों, यस मैम। मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है कि मैक्सिमा चाहिए तो n लैम्डा d/d, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, n लैम्डा d/D, ये मेरी कंडीशन है। अब देखो दो रेज हैं, दोनों रेज मान लो एक रे जो है A पॉइंट पर मैक्सिमम इंटरफेयर कर रही है पहला, दूसरी रे जो है वो B पर कर रही है, बट कोई एक ऐसा पॉइंट होगा C जहां पर दोनों वेव्स एक साथ इंटरफेयर करेंगी और कंस्ट्रक्टिवली करेंगी, वही पॉइंट पूछा है। तो मान लेते हैं दिस इज द C पॉइंट जहां पे वेव इंटरफेयर कर रही है कंस्ट्रक्टिवली। तो देखो मैंने माना एक वेव का बन रहा होगा कोई सा भी, n की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कौन सा मैक्सिमा बन रहा है उस वेव का, तो n1 λ1 d/d बराबर हुआ होगा दूसरी वेव के n2 λ2 d/d के, क्योंकि कंडीशन तो दोनों ने मैक्सिमा की फॉलो करी है। बट हो सकता है कि एक वेव का तीसरा वो बन रहा हो मैक्सिमा, किसी वेव का चौथा बन रहा हो सकता है किसी वेव का पहला हो, किसी वेव का दूसरा हो, और वो एक ही डिस्टेंस पर बन गए, है ना। तो n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है बट d/d सेम है। तो जब भी कोई भी वेव इंटरफेयर करें और क्या हो जाए, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, क्या लिख रहा है, एक सेकंड, कोइंसाइड। जब भी वेवलेंथ कोइंसाइड कर जाएं तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर कंस्ट्रक्टिवली करेंगी तो n1 λ1 d/d इक्वल्स टू n2 λ2 d/d, क्योंकि ये डिस्टेंस y है जो कि सेंटर ऑफ मास से लिया गया है, वो सॉरी सेंटर ऑफ स्क्रीन से, है ना, सेंटर ब्राइटनेस से, तो ये बराबर हो जाएंगी। तो देखो d से d कैंसिल हो गया, ये d से d कैंसिल हो गया, तो n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2, तो ये रिलेशन आ गया तुम्हारे पास। λ1 गिवन है, λ2 गिवन है, निकाल लेना n1 क्या आएगा। अब डिस्टेंस चाहिए भाई, पूछा तो y है, तो किसी की भी लैम्डा और d की वैल्यू रख के उसका ही n यूज कर लेना। हाँ मैम इसमें पूछो। n1 और n2 का रेशियो आया था, तो हाँ मतलब जो क्या आया था सामने बताओ, वाली 4:3 आया था, एक n1/n2। हाँ देखो n1/n2 आया है तुम्हारा 3/4,
ठीक है। तो सामने अब वाली वैल्यू ले लेंगे। अब y की वैल्यू चाहिए ना, अभी अभी तो y निकालना है, तो y का फॉर्मूला क्या है, n1 लैम्डा 1 d अपॉन कैपिटल D। तो n1 अगर 3 रखोगे तो लैम्डा 1 भी कौन सा रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे गिवन है ना, वेवलेंथ ऑफ 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू देख लेना कि कौन सा लैम्डा 1 रखना है, d और d की वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। है ना, तो पहली वेवलेंथ लैम्डा 1 कौन सी है, 800 वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैम्डा 1 जब n1 3 लिया है तो ये 800 हो गया, d और d की वैल्यू पुट कर लोगे तो ये y की वैल्यू आ गई। तो याद रखें कोइंसिडेंस, जब भी कोई वेव कोइंसाइड करेंगी तो मेरे पास कंडीशन है n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। अगर मान लो यही पूछता कि डिस्ट्रक्टिवली करे तो क्या लगाते, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 d बाई d, तो ये वाली कंडीशन बराबर रखते। ठीक है, 2n2 प्लस 1 लैम्डा 2 बाई d बाई d, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए है। तो ये इक्वेशंस बराबर करते जाओ और फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो, तो अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको एक बार देख लेना, अगर नहीं आता है तो फिर एक बार पूछ भी लेना डाउट ग्रुप में। थोड़ा लेंथी हो गया आज का। बाय एवरीवन। बाय मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते।